कार मॉडिफिकेशन आज की डेट में एक बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। काफी बार ऐसा होता है कि एक कस्टमर शोरूम से एक नई गाड़ी खरीदता है और उसे खरीदने के बाद एक कार मॉडिफाइंग एजेंसी को दे देता है। अब यहाँ पे इस चाह में कि उस कस्टमर को बहुत और लग्जरी मिले और कंफर्ट मिले, वो मॉडिफाइंग एजेंसी को ये बोलता है कि आप इस कार को ऑल्टर करो, इसे मॉडिफाई करो। पर यहाँ पे कार मॉडिफाइंग एजेंसी के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। एक लिमिट से ज्यादा उसे ना वो ऑल्टर कर सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं। चाह के भी एजेंसी जो है उस कार के बेसिक फंक्शंस को चेंज नहीं कर सकती। इसी तरीके से इंडिया के अंदर लॉ बनाने वाली एजेंसी या लॉज को अमेंड करने वाली एजेंसी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का ये काम होता है, जितने भी लॉज आते हैं उन्हें अमेंड करना होता है या फिर नए लॉज को इंट्रोड्यूस करना होता है। पर अमेंडमेंट के टाइम पे कितने चेंजेस करे जा सकते हैं, कितने ऑल्ट्रेशन, कितनी मॉडिफिकेशन हो सकती है, इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है जिन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करा गया है। हेलो एवरीवन, आई एम वंश नागपाल, वेलकम बैक टू जुरिस लीगल चेंबर्स। एंड आज के इस सेशन में हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे अंडर द सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन्स। इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप इस सेशन को एंड तक देखिए एंड वो क्लियर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। अगर हम अपने कार मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल को ही समझे, लेट्स से कि मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ Hyundai की वर्ना, और मैं चाहता हूँ कि इसे इंप्रूव करके मैं मर्सिडीज की एस क्लास जैसा बना लूँ। बट यहाँ पे अगर मैं मॉडिफाइंग एजेंसी को दे भी दूंगा, शायद उसके ऊपर वैसा पेंट हो जाएगा, वैसी सीट्स लग जाएगी, लेदर वर्क भी वैसा हो जाए, वैसी वाली लाइटिंग्स लग जाएगी, काफी हद तक सस्पेंशन भी इंप्रूव हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं मानता हूँ। बट क्या उससे वो गाड़ी एस क्लास जैसी बन जाएगी? उसमें गाड़ी में चाह के भी मैं उस इंजन को चेंज नहीं कर सकता, उसके ट्रांसमिशन को, उसके डायमेंशंस को, लेंथ, विड्थ, हाइट, इन चीजों को मैं नहीं चेंज कर सकता। उसका क्या डिजाइन है, ये हर गाड़ी का अपना अलग अलग होते हैं। इन चीजों को मैं किसी भी कीमत पे Hyundai वर्ना से मर्सिडीज एस क्लास नहीं बना सकता। सिमिलरली जब हम लॉ में बात करते हैं तो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट ला सकती है, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है। पर साथ साथ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इस चीज को इंश्योर करता है कि अमेंडमेंट लाते हुए पार्लियामेंट को इस चीज का ध्यान देना है कि वो किसी भी तरीके से कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला रही जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है। अब हमारे पास तीन क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि अमेंडमेंट क्या होता है और इसकी जरूरत क्या होती है। सेकेंडली, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसे क्यों इवॉल्व करा गया था। एंड थर्डली, जिस बेसिक फीचर की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिक फीचर होता क्या है। इन तीनों चीजों को अब हम डिटेल में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस चीज को समझा कि उस टाइम पे जो लॉ बनाए गए थे वो उस टाइम की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल नीड्स को देखते हुए, उन्हें समझते हुए बनाए गए थे। पर ये सारी ही चीजें आने वाले टाइम में बदलने के पूरे पूरे चांसेस थे। तो ओपन माइंडेडली ड्राफ्टिंग कमेटी ने यह डिसीजन लिया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि आने वाले टाइम की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए, पार्लियामेंट चाहे तो पुराने लॉज को रिपील कर सकते हैं, नए लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या पुराने लॉज में कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते हैं। अब यहाँ पे काफी एग्जांपल्स ऐसे, जैसे रिजर्वेशन राइट्स हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सेंट थे, इन्हें बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू लाया गया था। तो आर्टिकल 368 यहाँ पे पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस टाइम की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद, पब्लिक वेलफेयर को देखते हुए। इससे पहले कि इस डॉक्ट्रिन के एवोल्यूशन को हम समझे, यहाँ पे आर्टिकल 13 को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 ये बोलता है दैट एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वॉइड। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो आर्टिकल 13 में ये बोला गया है, कोई भी लॉ जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता होगा वो गलत होगा। अब यहाँ पे आर्टिकल 13 को ही यूज करते हुए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा गया था। यहाँ पे शंकरी प्रसाद सिंह दियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 के केस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने क्वेश्चन था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सही है या गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 या 5 से ज्यादा जजेस की बेंच को बोला जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने यूनानिमसली ये हेल्ड करा। यूनानिमसली वर्ड का मतलब होता है कि सबने मिलकर, सबने एक ही जजमेंट दी, सबने ये हेल्ड करा कि आर्टिकल 13 नॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस पे अप्लाई होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे अप्लाई नहीं होता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो किसी भी टाइप का अमेंडमेंट ला सके, इवन दो वो अमेंडमेंट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट भी कर रहे हैं तब भी वो सही होगा। इसी सेम प्रिंसिपल को
सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 के केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रीइटरेट किया। दोबारा 5 जजेस बैठे थे। इस बारी कॉन्स्टिट्यूशन के 70th अमेंडमेंट एक्ट को इस केस के अंदर चैलेंज करा गया था। अब यहां पे जजेस ने 3:2 के रेशो में ये जजमेंट दी कि अगर ड्राफ्टिंग कमेटी की ऐसी कोई इंटेंशन होती कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट नया ना लाए जिससे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो, तो ऐसी बात को वो एक्सप्रेसली मेंशन करती। पर ऐसा कोई भी एक्सप्रेसली उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, तो इससे समझ आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। तो अब यहां पे जैसी ये जजमेंट आती है, 2 डिसेंटिंग जजेस जो होते हैं, जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस मुधोलकर, वो इस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो इस जजमेंट का जो क्वेश्चन था उसे आगे हायर बेंच को रेफर करते हैं। हायर बेंच को अगर रेफर करा जाएगा तो 5 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, अब 5 से ज्यादा जजेस बैठ के उस क्वेश्चन को सुनेंगे। तो वो 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, ऑड नंबर ही रहेगा ये जजेस का। अब 1967 के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस के अंदर। अब तक की सबसे बड़ी बेंच जो थी ये 11 जजेस की बेंच थी। 11 जजेस सुप्रीम कोर्ट के एक साथ बैठे थे एक क्वेश्चन को सुनने के लिए। यहां पे जजेस ने पहली बार इस चीज को 6:5 के रेशो में एक्सेप्ट करा कि पार्ट 3 जो है वो सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, किसी भी तरीके से उसे वॉयलेट, अमेंड और अब्रिज नहीं करा जा सकता। पार्लियामेंट चाहे भी तो अंडर आर्टिकल 368 यहां पे किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं कर सकती। अब जैसे ये जजमेंट प्रोनाउंस हुई, इसके बाद कोर्ट के सामने हजारों पिटीशन आनी शुरू हो गई कि जो पिछले इतने सालों के अंदर स्टेट ने हमारे फंडामेंटल राइट्स जिन लोगों के वॉयलेट करे थे, वो कोर्ट में जा रहे थे कि हमें इसका डैमेज प्रोवाइड करो। तो इस चीज को डील करने के लिए कोर्ट ने साथ साथ इस चीज को भी बोला कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, इस जजमेंट का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है अब तक के जितने लॉज है उन सब पे जजमेंट अप्लाई होगी। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आगे इस जजमेंट के प्रोनाउंस होने के बाद से जितने लॉ बनेंगे उन पे सिर्फ ये जजमेंट अप्लाई होगी। बट जैसे ये जजमेंट आई, एक तरीके से पार्लियामेंट की फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करने की पावर को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया था। तो पार्लियामेंट भी इस पे शांत कहां बैठती। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये बोला कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 पे अप्लाई ही नहीं होगा। आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 के एम्बिट में नहीं आता। अब इसका क्या मतलब होता है, इन्होंने ये बोल दिया कि हम जो भी अमेंडमेंट लाए, भले ही वो फंडामेंटल राइट को ही चेंज क्यों ना कर रहा हो, आर्टिकल 13 वहां पे उसे नहीं बचा सकता। ये हमारी पावर है कि हम जो अमेंडमेंट लाना चाहें हम ला सकते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने जो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 की जो लड़ाई थी उस रूट कॉज को ही खत्म कर दिया। अब इसी क्वेश्चन को आगे दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया कि आर्टिकल 13 ज्यादा सुप्रीम है या आर्टिकल 368 ज्यादा सुप्रीम है, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 के केस के अंदर। ये लैंडमार्क जजमेंट है क्योंकि इस केस के अंदर पहली बार 13 जजेस एक साथ बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, और ये नंबर अब तक का हाईएस्ट नंबर है। 7:6 के रेशो में यहां पे एक बैलेंस्ड अप्रोच अप्लाई करी गई थी, एक बैलेंस्ड अप्रोच को बनाया गया था। यहां पे ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सके, इंक्लूडिंग द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नैरो मार्जिन से 7:6 के मार्जिन से ये जजमेंट आई थी, तो हर जज का यहाँ पे एक अपना अलग व्यू था, अलग व्यू पॉइंट्स थे, अलग ओपिनियंस थे, जिसकी वजह से काफी कॉम्प्लेक्स जजमेंट भी है, काफी बड़ी जजमेंट भी है। इनफैक्ट दिस इज द लेंथीएस्ट जजमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे फेमस जो सबसे एक्सेप्टेड जजमेंट जो थी वो थी जस्टिस HR खन्ना की, जस्टिस हंसराज खन्ना की। उन्होंने ये बात बोली थी कि हर सॉवरेन स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाता है। जो मर्जी हो जाए, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो इन बेसिक फीचर्स को किसी भी तरीके से अमेंड कर सके। तो इस बात को आगे चल के सबने एक्सेप्ट भी करा था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये इस जजमेंट को आगे दोबारा रीइटरेट भी काफी जजमेंट्स में करा गया था। इनफैक्ट ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी कंट्रीज भी जैसे कि युगांडा, केन्या, पाकिस्तान, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज ने आगे इस जजमेंट को अप्रिशिएट किया था और एक्सेप्ट किया था। तो उन्होंने भी इनफैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी इंडिया से ही अडॉप्ट करा अपने लीगल सिस्टम में। तो इस जजमेंट को प्रोनाउंस करने से पहले चीफ जस्टिस सीकरी ने सभी जजेस के अलग अलग ओपिनियंस को सुना और समझा।
इनके ओपिनियंस को सुन के यहाँ पे टोटल 17 कंपोनेंट्स लाए गए थे, 17 फीचर्स को मेंशन किया गया था जो बेसिक फीचर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिन्हें पार्लियामेंट चाह के भी चेंज नहीं कर सकती। अब ये बेसिक फीचर्स क्या थे? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट हो गया, यूनिटी ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे टोटल 17 फीचर्स थे जिनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। इन्हें टोटल चीफ जस्टिस सीकरी ने वहां पे बताया कि ये 17 फीचर्स को चाह के भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जहां केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच बना ली थी, उसके बाद भी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को यह एक्सेप्टेड नहीं था। उन्होंने इसे चेंज करने के लिए दोबारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आई। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वैसे तो बहुत सारी चीजें बोली गई थी, जिसकी वजह से इस अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बट जो दो मेन चीजें यहाँ पे बोली गई थी जिन्हें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये थी कि पहला पार्ट 3 और पार्ट 4 से रिलेटेड यहाँ पे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है। पार्ट 3 तो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और दूसरा यहाँ पे ये बोला गया था कि कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट लेके आती है दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी जजेस उसके ऊपर अपना कोई रिव्यू नहीं दे सकते, उसे बदल नहीं सकते। तो अब इस अमेंडमेंट के इन दो क्लॉजेस को आगे मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा चैलेंज करा गया। पर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट अप्रोच अप्लाई करी और ये कहा कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकते। और बेसिक फीचर्स के 3 फीचर्स उन्होंने और बताए। पहला, जुडिशियल रिव्यू का फीचर, कोई भी लॉ बनता है तो यहाँ पे ये जुडिशियल की पावर है कि अगर वो गलत होगा तो वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा, हार्मनी बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4। और तीसरा कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने की पावर्स लिमिटेड है। तो यही बोल के यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट के इन दो क्लॉजेस को वॉइड हेल्ड कर दिया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।